दोस्तों, स्वागत है आपका मज़ेदार दुनिया में। ये दुनिया आपको इस दुनिया से दूर एक नई यात्रा पर ले जाएगी। वो यात्रा जो रहस्य और रोमांच से भरी होगी। तो आइए दोस्तों, टिकट लीजिए, यानी सब्सक्राइब कीजिए और तैयार हो जाइए मैजिक, मस्ती, मिस्ट्री से भरी रोलर कोस्टर रहस्यमयी राइड के लिए। दहला दहला, सिहरा सिहरा, सांसें थामे रहती हूँ, मौत जिसे तुम कहते हो, मैं उसमें जिंदा रहती हूँ। कुछ कदम आगे और कुछ कदम पीछे का ही फर्क था बस। थोड़ा आगे चलती तो पूरा माहौल दहला देने वाली खौफनाक आवाज़ों से गूंज उठता, और पीछे मुड़ वापस पलटती तो एकदम सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। मेरे नर्म नंगे पैरों के नीचे मुझे ठंडी ठंडी रेत का बर्फीला सा एहसास हो रहा था। कुछ देर हो चुकी थी यूं ही मुझे खुद ही से उलझते हुए कि तभी अचानक उस गहरे काले अंधेरे में एक लाल चमचमाता साया तेजी से भागते हुए मेरी ओर आता महसूस हुआ। इससे पहले कि मैं वहां से हटने का सोच भी पाती, वो ठीक मेरे बदन के आर पार हो गया। हड़बड़ाहट में मैंने पलट कर देखा तो पीछे कोई नहीं था। अचानक मुझे लगा कि जैसे मैं किसी दहकते बहते लावे की धार पर खड़ी हूं और कुछ ही पल में मोम के किसी टुकड़े की तरह पिघलकर मेरा वजूद इसी लावे में बह जाएगा। उस भयानक जलन से मैंने खुद के मुंह से एक जानलेवा चीख निकलती सुनी, जो उसी सन्नाटे में कहीं खो गई। और उसी पल मेरी आंखें एक पतले से बिस्तर पर एक ऑपरेशन थिएटर जैसे दिखने वाले हॉल में खुली। यह दिखता तो किसी आम ऑपरेशन थिएटर जैसा था, पर था काफी अलग, क्योंकि यहां आदमी के शरीर से ही नहीं बल्कि उसके मन और दिमाग से भी खेला जाता था। उसके दिमाग के साथ उसके मन की परतों के पार क्या दबा है, वो कुरेद कुरेद कर निकाला जाता था। सादे लफ्जों में कहूं तो रूहानी ट्रेनिंग के साथ साथ रूहानी इलाज होता था। और एक समय में एक नहीं बल्कि 20-30 स्टूडेंट्स अपनी अलग अलग स्ट्रेचर्स पर लेटे हुए इसमें हिस्सा लेते थे। ये कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं बल्कि एक पैरानॉर्मल कॉलेज का एक्सपेरिमेंट लैब था। अब तुम्हारे दिलो दिमाग धीरे धीरे इस अनदेखी दुनिया को समझने लगेंगे। अभी कुछ देर लेटी रहो। अभी गुजरे वाक़े को समझने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा। कुछ ऐसी चीज़ें दिखाई और सुनाई देंगी जिन्हें तुम अभी समझ नहीं पाओगी, पर धीरे धीरे तुम्हें इस अनदेखी दुनिया की आदत हो जाएगी प्रिया। विक्रांत प्रिया को धीरे से आंखें खोलने के बाद आने वाले बदले हालात के बारे में समझाने की कोशिश कर रहा था कि तभी एक काली बिल्ली प्रिया को घूरती हुई अचानक तेजी से उस पर कूद पड़ी, जैसे किसी शिकार पर कूदी हो। प्रिया घबरा कर बुरी तरह चिल्लाती हुई उस स्ट्रेचर नुमा बेड से गिरती गिरती बची। जवाब में प्रिया के हलक से भी एक अजीब सी चीख निकल गई, जिससे उस हॉल में लेटी बाकी लड़कियों की आंखें भी खुल गईं। अरे प्रिया, वो असल बिल्ली नहीं है। तो प्रिया ने घबरा कर पूछा। अरे वो तो यहां बरसों से रहने वाली एक पुरानी आत्मा है जो अलग अलग शक्लें इख्तियार करती रहती है। पुरानी आत्मा? हाँ, पुरानी आत्मा। मैंने कहा ना, अब तुम ऐसे कई वाकयों, रूहानी दुनिया के ऐसे कई करिश्मों से दो चार होगी जो तुमने आज तक ख्वाब में भी नहीं सोचे होंगे।
विक्रांत की इस बात का मतलब कुछ हद तक प्रिया समझ रही थी और इस बात को सोचकर उसके माथे पर चिंता की कई लकीरें उभर आई थीं। तभी घंटी बजने की आवाज हुई और बाकी सारे स्ट्रेचर नुमा बिस्तरों से भी बाकी लड़कियां उठकर धीरे धीरे खड़ी होने लगीं। पैरानॉर्मल प्रैक्टिकल का ये पीरियड खत्म हो चुका था और प्रोफेसर विक्रांत प्रिया की तरह ही बाकी लड़कियों को भी उनके होने वाले अनुभवों के बारे में समझा रहे थे। ये सब की सब इंस्टीट्यूट ऑफ ऑकल्ट स्टडीज की छात्राएं थीं और न दिखने और सुनाई देने वाली दुनिया के बारे में जानने की उत्सुकता ही इन्हें इस दूसरी दुनिया का दरवाज़ा खोलने वाले कॉलेज में ले आई थी। कुछ 10-15 मिनट में वो पैरानॉर्मल लेबोरेटरी पूरी तरह खाली हो चुकी थी। उन दसियों बेड्स के बीच खड़ा प्रोफेसर विक्रांत सोच रहा था कि जिस प्रिया को अनुभव हुआ उस तरह किसी और लड़की ने इस तरह कुछ भी दिखाई या सुनाई देने के बारे में नहीं बताया था। इसका मतलब कुछ हद तक प्रिया उन सब लड़कियों से अलग है। उस हॉल में विक्रांत अभी भी कई भटकती रूहों को महसूस कर पा रहा था। उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे। उसे लगा कि जिस स्ट्रेचर पर कुछ देर पहले प्रिया लेटी हुई उन रहस्यमयी अनुभवों से गुजर रही थी, उसी स्ट्रेचर पर कोई लाल रंग का साया आधा लेटा हुआ अपनी बड़ी सफ़ेद आंखों से उसे घूरता हुआ बड़े ही भद्दे तरीके से हंस रहा है। और वो काली बिल्ली जिसकी आत्मा अचानक प्रिया पर कूदी थी, वो धीरे धीरे उसके लाल चेहरे को चाट रही थी। उन दोनों के आर पार देखा जा सकता था। किसी टिमटिमाते बल्ब की तरह वो लाल रंग का साया भी हौले हौले जल बुझ रहा था और उस काली बिल्ली की किसी बल्ब की तरह चमचमाती पीली आंखें लगातार विक्रांत को घूरे जा रही थी। ये देखकर विक्रांत के बदन में झुरझुरी सी दौड़ गई। सर्द हवा का झोंका जैसे उसके पास से होकर गुजर गया था। कांपते हुए कदमों से वो पलटा और लैब के दरवाजे को ताला लगाकर स्टाफ रूम में लौट आया था। इधर प्रिया भी इस अनुभव के बाद बाकी क्लासेस को अटेंड नहीं करना चाह रही थी। वो गुमसुम सी धीरे धीरे कॉलेज के पास ही बने अपने पीजी फ्लैट की ओर चल पड़ी थी। आज दोपहर किसी आम दोपहर से ज्यादा सुनसान, सूनी और गर्म सी लग रही थी। सूरज जैसे खाल के साथ साथ रूह को भी पिघला देने को आमादा था। लगभग 1 किलोमीटर दूर पेड़ों के झुरमुटों से ढका ये खामोश रास्ता प्रिया चुपचाप तय कर रही थी। अभी कुछ देर पहले देखे साए उसकी आंखों के सामने ऐसे नाच रहे थे जैसे वहीं कहीं आस पास ही तैर रहे हों। कुछ देर में काफी तेज हवा चलने लगी। उसने महसूस किया कि हवा धीरे धीरे काफी जोर पकड़ रही है। इतने तेज हवा के झोंके चलने लगे कि एक बार तो उसने वापस कॉलेज की ओर लौटने का सोचकर पलटकर चलना शुरू किया तो अचानक हवा एकदम ठहर सी गई। ऐसा देख उसने फिर से वापस पलटकर घर की ओर चलने की सोची ही थी कि एक बार फिर हवा के तेज झोंकों ने आसपास झुके घने पेड़ों को ऐसे हिलाना शुरू किया कि जैसे उन्हें जड़ से ही उखाड़ देंगे। प्रिया के दिमाग में कुछ देर पहले का मंजर कौंध गया, बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुछ कदम बढ़ाने पर वो डरावनी आवाजें तेज हो जाती थीं और कदम पीछे करने पर शांत हो जाया करती थीं। प्रिया ने अपना मन कुछ मजबूत किया और अपने घर की ओर कदम बढ़ा दिए। तेज हवाएं साए साए करती न जाने प्रिया को किस बात की चेतावनी दे रही थी। तभी अचानक उसके ठीक सामने कुछ 5-6 फीट दूर एक काला उल्लू आकर गिरा। उसकी मनहूस गर्दन ताजी काटी गई थी और ये बात उसकी गर्दन से लगातार रिश्ता खून कह रहा था। कहाँ भटक रही है? एक सर्द आवाज ने प्रिया के पैर वहीं जमा दिए। किसी औरत की आवाज लगती थी। मैं तो कॉलेज से घर जा रही थी।
प्रिया ने बिना मुड़े डरते हुए जवाब दिया। आज चल मेरे साथ आ। उस औरत की आवाज एक बार फिर गूंजी। जाने क्यों अब तक आसपास दहला देने वाली हवाएं रुक चुकी थी। ना चाहते हुए भी प्रिया ने मुड़कर देखा तो वहां कोई नहीं था। प्रिया ने वापस पलटकर सामने जमीन पर देखा तो वहां से भी वो बदनसीब कटा हुआ उल्लू कहीं गायब हो चुका था। इसके बाद तो प्रिया के कदम जो उठे तो सीधा अपने फ्लैट के दरवाजे पर आकर ही रुके। फ्लैट के दरवाजे पर ताला ऐसे ही जड़ा था जैसे वो लगाकर छोड़ गई थी। उसने हड़बड़ाहट में ताला खोला और कड़ी खोलकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगी, पर दरवाजा नहीं खुल पा रहा था। कुछ देर कोशिश करने के बाद उसे लगा जैसे दरवाजा अंदर से ही बंद है। वो तेजी से दरवाजा खटखटाने लगी और कुछ देर में अंदर से किसी के दरवाजा खोलने की आवाज भी आई। एक चरमराहट के साथ दरवाजा खुल भी गया। पर अंदर कोई नहीं था। हल्की हवा से अभी खुला दरवाजा धीरे धीरे हिलते हुए सेहरा देने वाली चरमराहट पैदा कर रहा था। हिम्मत कर किसी तरह प्रिया ने अपने कदम घर के अंदर रखे और सबसे पहले दरवाजे के पीछे देखा। इसके बाद कमरा और साथ लगी किचन, बाथरूम और बालकनी। पर वहां कोई हो तो नजर आए ना। उसका दिल धक से रह गया कि अगर कोई नहीं है तो फिर दरवाजा कैसे बंद था। खैर, ये सब सोचते सोचते प्रिया का दिमाग थक चुका था। वो सीधा सामने लगे बिस्तर पर लेट गई और जाने कब उसकी आंख लग गई उसे मालूम ही नहीं चला। कुछ देर बाद उसकी आंख किचन में कुछ बर्तनों के हिलने की आवाज से खुली। उसका पूरा वजूद सुन्न पड़ गया क्योंकि उस फ्लैट में उसके अलावा कोई और नहीं रहता था। उसने हल्के से गर्दन घुमाई तो सामने टेबल पर एक बड़े से कटोरे में कुछ गर्म सूप जैसा रखा था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने ताज़ा ही बनाया है। उसने धीरे से उठकर उस कटोरे में पड़ी बड़ी सी चम्मच को हिलाकर देखा तो उसमें एक कटे उल्लू के 2 टुकड़े अभी अभी उबाल कर डाल दिए गए थे। इसी के साथ किचन में बर्तनों के गिरने की आवाज हुई, जिससे उसका डर और भी बढ़ गया। पर मजबूरी में उसके पास किचन में जाने के अलावा कोई और चारा नहीं था। कांपते कदमों से उसने किसी तरह किचन में देखा तो वहां कोई नहीं था। सब बर्तन अपनी जगह पर रखे थे और अभी अभी किसी ने कुकर का इस्तेमाल किया था जिसे सिंक के पास धोकर तरतीब से रख दिया गया था। उसकी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कौन इस घर में दाखिल हुआ है और कैसे। सोचते सोचते वो वापस कमरे में लौटी तो उसके होश फाख्ता हो गए। सामने जमीन पर एक 7-8 फुट लंबी लाल रंग की चुड़ैल जैसी औरत जिसने कुछ नहीं पहना था। उसका पूरा बदन झुर्रियों और अजीब सी सलवटों से सराबोर था। वो चुड़ैल अपना कटा हुआ सर एक हाथ में लेकर उस सर को उसी काटे उल्लू के सूप से भरे कटोरे से एक एक चम्मच भरकर सूप पिला रही थी। उस लाल खौफ के पास ही वही काली बिल्ली बैठी प्रिया को गहरी पीली आंखों से बुरी तरह घूर रही थी। उस चुड़ैल की शक्ल हूबहू उसी लाल साए से मिल रही थी जैसा प्रिया ने आज अपने पैरानॉर्मल क्लास के सेशन के दौरान गहरे ध्यान में देखा और महसूस किया था। अरे पगली, ये तेरे लिए नहीं, ये तो मेरे लिए बनाया है। तू जब यहाँ आ रही थी ना, तभी रास्ते में ही इस नामुराद उल्लू को कत्ल किया था मैंने।
कम वक्त भूख आज जल्दी ही लग गई। उसके बाद तेरे दिमाग से मैंने तेरे घर का नक्शा चुराया और सीधी यहाँ आ गई। आखिर इसे पकाना भी तो था। ले, तू भी ले थोड़ा, बड़ा अच्छा बना है। प्रिया डर के मारे वहीं बेहोश हो गई थी। किसी के बड़ी तेज दरवाजा खटखटाने से उसकी आंख खुली। सोफे से उठकर उसने सामने जमीन पर देखा तो अब वहां कोई नहीं था, पर उसके फ्लैट का दरवाजा कोई बुरी तरह पीट रहा था। प्रिया ने एक झटके से दरवाजा खोला तो सामने विक्रांत खड़ा था। दरवाजा खुलते ही एक झटके से विक्रांत फ्लैट में दाखिल हुआ। उसके हाथ में एक बैग था जिसे उसने धीरे से जमीन पर रखा और प्रिया से एक अजीब सा सवाल किया। क्या तुम मुझे देख सुन पा रही हो प्रिया? विक्रांत ने पूछा। ये कैसा सवाल है सर? आप यहां कैसे? अपने माथे पर उभर आई पसीने की बूंदें पोंछते हुए विक्रांत ने प्रिया से कहा, प्रिया, तुम मेरी बात ध्यान से सुनो और प्लीज इस बात को सुनकर घबराना नहीं। मुझे ये बताओ कि क्या तुमने आज यहां अपने अलावा किसी और को देखा या महसूस किया है? हाँ सर, अभी कुछ देर पहले ही कॉलेज से आते हुए उस सुनसान रास्ते में, और घर पर आने के बाद तो जो भयानक वाकया मेरे साथ गुजरा है। और इस तरह प्रिया ने विक्रांत को उस पूरे हादसे के बारे में बता दिया। उसकी बात सुनकर विक्रांत का चेहरा थोड़ा सख्त हो गया और उसके माथे पर गहरी चिंता की लकीरें उभर आईं। प्रिया, मैं जो तुमसे कहने जा रहा हूं उसे बड़े ध्यान से सुनना और आगे का कोई भी फैसला जल्दी में नहीं करना। ऐसा क्या है सर जो आप इतने सीरियस हो गए हैं? प्रिया ने घबराते हुए विक्रांत से पूछा। प्रिया, क्या तुम जानती हो, तुम एक आत्मा हो जो मुक्ति के लिए कब से इंतजार कर रही है। तुम जिंदा नहीं हो प्रिया। जब से इस कॉलेज का नया सेशन शुरू हुआ है, मैं तुम्हें कई दिन से कॉलेज के अंदर भटकता हुआ दिख रहा हूं, पर अभी तक मैंने कुछ नहीं कहा क्योंकि सिर्फ तुम ही नहीं, ऐसी कई और रूहें इस कॉलेज में और इस कॉलेज के आस-पास भटकती रहती हैं। पर आज तुम्हें लेने मौत नहीं बल्कि एक भयानक डाकिनी आई हुई है, जिसका काम है भटकती हुई रूहों को कैद करके ले जाना और उनको युगों तक अपने पास बांधकर कई तरह की भयानक साधनाएं करना। एक बार वो तुम्हारी आत्मा को ले गई तो उसके बाद तुम्हारा उससे छूटना नामुमकिन है। प्रिया के कान के पास ही जैसे किसी ने कांच का बड़ा सा टुकड़ा तोड़ दिया हो, जैसे किसी ने उसे एक लंबी नींद से जगा दिया हो। विक्रांत की बात सुनकर प्रिया के दिमाग में बिजली सी कौंध गई थी। उसे तो ये याद तक नहीं था कि वो कब और कैसे मरी थी, और विक्रांत इतने कॉन्फिडेंस के साथ कह रहा था कि प्रिया, तुम अब जिंदा नहीं हो। पर कैसे? मैं तुम्हारे दिमाग की हालत समझ सकता हूं प्रिया। तुम्हारी तरह हजारों ऐसी आत्माएं हैं जो ये तक नहीं जानती कि वो कब मर के अपना असली शरीर छोड़ चुकी हैं। पर मैं तो बस 1 महीने पहले ही अपने घर से वापस आई हूं। अच्छा, तो तुम मुझे आज की तारीख बताओ। आज तो 21 नवंबर 1985 है। नहीं प्रिया, आज 12 दिसंबर 2020 है।
क्या तुमने पिछले काफी समय से कॉलेज के रजिस्टर में साइन किए हैं? क्या तुमने कैंटीन का कोई बिल दिया है? नहीं, ऐसा तो कुछ मैंने नहीं किया, पर मेरे काफी पुराने दोस्त हैं जो मेरे साथ कॉलेज में होते हैं। कई ऐसे पुराने टीचर हैं जो हमें पहले भी पढ़ाते थे और आज भी पढ़ाते हैं। वो सब की सब भटकती आत्माएं हैं प्रिया, और जैसे मैं आज तुम्हारे पास आया हूं, ऐसे ही मैं उन सब से संपर्क करता हूं कि उन्हें एहसास करा सकूं कि अब वो जिंदा नहीं है। मेरा काम है ऐसी भटकती आत्माओं को ईश्वर के पास भेजना और उन्हें भयानक तांत्रिकों, डाकिनियों, चुड़ैलों, डायनों की खौफनाक कैद से बचाना। और बस यही करने के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूं, इससे पहले कि वो डाकिनी वापस लौटे, जो सिर्फ तुम्हें ही नहीं मुझे भी देख चुकी है। तुम्हें मेरी बात को समझना होगा ताकि मैं तुम्हें समय रहते इस पार से उस पार पहुंचा सकूं। पर मैं इसमें क्या कर सकती हूं सर? मैं तो खुद अपने वजूद, अपनी पहचान को भूल चुकी हूं। ये तक नहीं जानती कि कौन से खौफनाक हादसे ने मुझे मेरे शरीर से अलग कर दिया। जिसे लोग शरीर की मौत कहते हैं, जाने पिछले कितने सालों से मैं उसे ही अपनी जिंदगी समझकर जी रही हूं। जाने मेरे दिमाग की, मेरे मन की क्या हालत रही होगी कि मेरे शरीर की मौत के वक्त मुझे ये भी मालूम नहीं हुआ कि कब मौत ने मुझे जिंदगी की गोद से छीनकर अपनी गोद में ले लिया। इसके बाद कमरे में कुछ पल सन्नाटा ही रहा। कुछ देर सोचकर विक्रांत ने कहा, सही कह रही हो प्रिया, इससे ज्यादा दर्दनाक कुछ और हो ही नहीं सकता। जिंदगी पर किसी का हक हो ना हो, पर मौत पर सबका हक होता है प्रिया। और मौत ही किसी से वो हक छीन ले तो आदमी किससे गिला करे। इसीलिए तो मैं उन भटकती सिसकती रूहों से बात करता हूं कि कोई है जो उनका ये दर्द समझता है। कोई है जो उन्हें ये बताना चाहता है कि चाहे जिंदगी उनकी आंखों पर काली पट्टी बांधकर उन्हें मौत के इस पार छोड़ गई हो, पर ये उनका असली पता नहीं है। उनका असली पता है ऊपर वाले का घर, जहां उनकी आने वाली जिंदगी का फैसला होता है। क्योंकि आत्मा कभी नहीं मरती प्रिया, बस शरीर मरा करते हैं। हाँ, वो अपने कदमों के निशान जरूर छोड़ जाते हैं, जिसे समय का बहता हुआ सागर अपनी लहरों से धीरे धीरे मिटा देता है। 2-3 पुश्तों के बाद उनका नाम उबलते पानी की बूंदों की तरह धुआं बनकर इस कायनात में ही कहीं खो जाता है। इसके बाद पास ही अपने बाइक से निकालकर विक्रांत ने एक दिया रोशन किया। अब तक शाम गहरा सी गई थी, तो फ्लैट के उस सुनसान कमरे में दिया जलने से हल्का सा उजाला फैल गया। विक्रांत के कहने से प्रिया की आत्मा वहीं फर्श पर बैठकर उस दिए की रोशन लो को लगातार देखती रही। जाने काफी देर विक्रांत के होठ क्या बुदबुदाते रहे कि धीरे धीरे प्रिया की रूह धुआं बनकर हमेशा की तरह इस दुनिया से विदा हो गई। विक्रांत भारी मन से उठकर उस फ्लैट से बाहर निकला, उसका दरवाजा बंद किया और वापस अपने कॉलेज की ओर चल पड़ा। ऐसा लगता है जैसे मौत ही आखिरी मुकाम नहीं है इस जिंदगी का। कभी कभी इस मौत के बाद एक और मौत चाहिए होती है, एक ही जिंदगी से 2 बार विदा होने के लिए। मौत 2.0